सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। आज हम क्लास 9th के चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप पहले जा कर के उस पार्ट को देख लीजिएगा। आज हम उस पार्ट के आगे से बात करेंगे। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। आज बात होगी द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, मतलब क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। ये हमारा पार्ट 2 का टॉपिक है। पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने करों को बढ़ा दिया था जनता के ऊपर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उसने ऐसा कैसे किया, तो इस बात का जवाब आपको इस पार्ट में मिलेगा। देखिए, प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट जो था वो अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था जनता के ऊपर। इसके लिए उसको एस्टेट जनरल नाम की एक प्रतिनिधि सभा होती थी। इसकी बैठक बुला करके नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी। इसकी अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? सन 1614 में। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए टैक्सेस के प्रस्ताव के अप्रूवल के लिए, उसको पास होने के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया था। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा था, जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए थे। अब तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए थे। थर्ड एस्टेट के कितने मेंबर आए? 600 मेंबर्स उनके पीछे खड़े किए गए। अभी तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों और कामगारों को सभा में प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। उनका सभा में प्रवेश नहीं था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। अब समझिए, अब एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 ने इसी प्रथा का पालन करने के लिए प्रतिज्ञा ली हुई थी, परंतु तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। उन्होंने कहा हम सभा में नहीं रहेंगे, छोड़ के चले गए सभा को। अब जो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि थे वो खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक हमारी असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? उनका नेतृत्व मिराबियो कर रहे थे और आबेसिये कर रहे थे। मिराबियो का जन्म जो है वो कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत थे। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये मूलतः पादरी थे और उसने तीसरा एस्टेट क्या है, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट लिखी थी। यहां पर देखिए एक इमेज भी बनी हुई है जिसमें द टेनिस कोर्ट ओथ को दिखाया गया है। मतलब टेनिस कोर्ट में जो शपथ लेने वाला दृश्य है उसको पेंट करने का प्रयास किया गया है। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। जिस वक्त नेशनल असेंबली
संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी। पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। गुस्साई भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 14 जुलाई 1789 को जो भीड़ ने बास्तील नामक किले को तोड़ा था, वो कैसे इस घटना से पूरा कनेक्ट हो गया है। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों, चैट्यू, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, चैट्यू इसका मतलब होता है किला, ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर थे, उनको जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। अब जब देश में ये सब चीज़ें होने लगी तो अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। देखिए कितनी संपत्ति ये लोग रखे हुए थे। जब इनके ऊपर अंकुश लगाया गया, नियंत्रण किया गया, तो सरकारी खजाने में 20 अरब की लीवरे की संपत्ति आ गई। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। शक्तियों को बेसिकली डिवाइड कर दिया गया इन 3 संस्थाओं में। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है जिसमें लिखा है द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। इसका अर्थ है कि 1791 के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था जो बनाई गई थी फ्रांस में, वो कुछ इस तरह की थी। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको दिया था? नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। यहाँ पर चित्र बना है ना, देखिए ये हैं एक्टिव सिटीजन्स। आपके एक्टिव सिटीजन्स मिलकर के क्या कर रहे हैं? इलेक्टर्स का चुनाव कर रहे हैं, निर्वाचित सदस्यों का। अब ये जो इलेक्टर्स हैं ये वोट करके चुनेंगे किसको? नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को। अब बात आ जाती है कि मतदान का अधिकार किसको था? तो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक, एक्टिव सिटीजन्स माना जाता था जिन्हें मत देने का अधिकार था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक, पैसिव सिटीजन्स के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। पैसिव सिटीजन्स कौन है भाई? इनको वोटिंग राइट्स नहीं है। ये लगभग 3 मिलियन मैन हैं। इसमें महिलाएं, बच्चे और यूथ जो कि बिलो 25 एज के हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। अब निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था।
अब नेशनल असेंबली हमारी बन गई, ये क्या है, लेजिस्लेचर है, ये कानून बनाएगी, इसको कानून बनाने का अधिकार दिया गया है ना नेशनल असेंबली को। तो नेशनल असेंबली किसके ऊपर कंट्रोल रखती है, किंग पर और मिनिस्टर पर। ये किंग क्या है, एग्जीक्यूटिव है। फिर क्या है, ये जो एक्टिव सिटीजन्स हैं ये लोग वोट करके जज को भी चुनते हैं, जुडिशियरी को भी चुनते हैं। तो उम्मीद है कि ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। राजा के पास क्या है, वीटो की पावर भी है नेशनल असेंबली के ऊपर, यहाँ पर लिखा है वीटो। अब यहाँ पर एक इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस इमेज को समझ लीजिए। ये क्या है, ये द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में ले बार्बिये द्वारा बनाया गया चित्र है। इसमें देखिए क्या है, इसमें दाईं ओर राइट हैंड साइड कौन है, राइट हैंड साइड जो इमेज बनी हुई है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो आकृति फ्रांस को रिप्रेजेंट करती है। और जो बाईं ओर बनी हुई है आकृति, डैने वाली जो स्त्री बनी हुई है, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वो भैया लॉ को रिप्रेजेंट करती हैं, कानून को सिंबलाइज करती हैं। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, राइट टू लाइफ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानूनी बराबरी के अधिकार। इन अधिकारों को नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट्स बोला गया कि ये नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में इनको स्थापित किया गया। इसका अर्थ है कि ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त होंगे, मतलब जन्म से ही ये अधिकार आपको मिल जाएंगे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। मतलब सरकार आपसे इन अधिकारों को कभी छीन नहीं सकती है। और राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। एक बात यहाँ पर और आ जाती है, एक रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे, क्रांतिकारी पत्रकार थे, जीन पॉल मरा। इन्होंने क्या किया, इनका एक अखबार था लामी द पीपल, जिसको जनता का मित्र नाम दिया था इन्होंने। इसमें इन्होंने नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर टिप्पणी की थी, कमेंट्स किए थे। अब आपकी बुक में कुछ पॉलिटिकल सिंबल बने हुए हैं, राजनीतिक प्रतीक बने हुए हैं, इनके अर्थ को बारी बारी समझ लीजिए। पहला क्या है, द ब्रोकन चेन, टूटी हुई जंजीर। इसका क्या अर्थ है, देखिए दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था, टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। दूसरा है द बंडल ऑफ रॉड्स और फैसेस, छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है, ये इस बात को बताती है। इन इमेजेस को आप साथ साथ देखते भी चलिएगा, जो मैं बता रहा हूँ तभी आपको बातें समझ में आएंगी। नेक्स्ट है हमारा द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी, ये बात ये बताता है। नेक्स्ट है स्केप्टर, राजदंड, ये शाही सत्ता का प्रतीक है। नेक्स्ट है स्नेक बिटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप, ये सनातनता का प्रतीक है, अंगूठी का कोई ओर छोर नहीं होता। रेड फ्राइजियन कैप, लाल फ्राइजियन टोपी, ये क्या बताती है, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी है ये। जब दास लोग स्वतंत्र हो गए थे तो उन्होंने यही टोपी पहनी थी। नेक्स्ट है ब्लू वाइट रेड, नीला सफ़ेद और लाल। देखिए यहाँ पर जो स्त्री दिखाई गई है उसने यही 3 रंग के कपड़े पहने हुए हैं। ये क्या दिखाते हैं, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंगों को दिखाते हैं। द विंग्ड वुमेन, डैनो वाली स्त्री क्या है, ये कानून का मानवीय रूप है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। द लॉ टैबलेट, विधि पट, कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं, यही बात ये इमेज बताती है। उम्मीद है कि सारी की सारी इमेज आपको समझ में आ गई होंगी।
उम्मीद करता हूँ कि आज के डिस्कशन में मैंने जितनी भी बातें आपको समझाई हैं वो सब आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसे आप ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं भगवान जी से आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।